हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि अभी 12th क्लास का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है, तो आज आप लोगों जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उस पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। और इस वीडियो को देखकर आप मिला लीजिए आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही है, कितना गलत है। और यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम नहीं है, इसलिए इसमें का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर आना चाहिए। और इसमें के क्वेश्चन का आंसर याद करने से बेहतर उपाय क्या है, तो जो भी क्वेश्चन आप नहीं पढ़ रहे थे उसका रीजन क्या हो सकता है। उस पार्ट को बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है, उस पार्ट को बढ़िया से पढ़ लें ताकि प्रत्येक क्वेश्चन बन जाए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र है। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, एटी होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बीटी कर देंगे। यदि याद नहीं तो क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा कैसे। तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। आई विद्युत धारा है, विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, ए, और टी माने समय, समय का होता है टी, यानी ए टी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बीटी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया यहाँ पर, दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। तो दो आवेश के बीच कार्यरत बल को नियंत्रित कौन करता है, यानी किस नियम से बल निकालता है, तो कूलम के नियम से। ऑप्शन ए दिया एम्पियर का नियम, बी फैराडे का नियम, सी ओम का नियम, डी कूलम का नियम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि सदिश है। ऑप्शन नंबर है वैद्युत विभव। तो विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है, लेकिन हमें खोजना है सदिश कौन है। बी वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स भी क्या होता है, अदिश राशि। सी वैद्युत तीव्रता, तो हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, सदिश राशि होता है। और डी दिया है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये भी अदिश राशि है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टी करो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर दिया यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र ई में पी द्विध्रुव आघूर्ण, यानी पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ए टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए पेपर तो बहुत आसान है, देख लीजिए ऑप्शन देखकर टिक कर रहे हैं लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यदि आपको याद है कि न्यूटन पर कूलम, तो टिक कर देंगे। तो तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, एक वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन न्यूटन कूलम वाला दिया है, तब इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ बटा क्यू। तो एफ का मात्रक, तो एफ का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, अब बटा में आवेश का मात्रक कूलम है, न्यूटन पर कूलम है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, तो बी टी कर देंगे। सर ये मात्रक कहाँ से निकालेंगे, तो इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, ई को हमेशा ले सकते हैं, या तो ये पढ़े तो लेकिन फॉर्मूला ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। अब बताइए यहाँ से भी माने क्या होता है, विभवांतर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, अब बटा में दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, यानी ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि, परिमाणीकरण दिया है। तो मान लीजिए कभी कभी ऐसे टर्म आते हैं ना हिंदी में एक ही टर्म के और भी बहुत सारे टर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका उपाय क्या है, यदि कभी कोई टर्म समझ में ना आए तब इंग्लिश वाला टर्म पढ़ लें। इसे इंग्लिश में क्या दिया यहाँ पर, क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन मैंने क्या होता है, क्वांटमीकरण। तो हम लोग क्वांटमीकरण पढ़े थे कि आवेश क्वांटमकृत होते हैं, तो इसका मैंने हुआ क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ऑप्शन ने दिया कणों पर आवेश होता है। सर बताइए क्वांटमीकरण में हमने क्या पढ़ा था, तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का जो मान होता है वो क्या होता है, सबसे एक छोटा आवेश, यानी ई का पूर्णांक गुणज होता है। ई का क्या होता है, पूर्णांक गुणज होता है, ठीक है। ये बात हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन ए दिया है कणों पर आवेश होता है। अब आवेश होता है कि नहीं होता है, क्या इस नियम से कोई मतलब है, नहीं ना है, यानी ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। बी दिया है एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये भी आवेश का गुण है, परंतु ये क्वांटमीकरण नहीं है, यह आवेश संरक्षण का नियम है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल, हमें क्वांटमीकरण से मतलब है। सीधे एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, यानी किसी कण पर यदि आवेश रहेगा ना, एक न्यूनतम मान ई से कम नहीं हो सकता है, बट ई से अधिक तो हो सकता है ना। चलिए थोड़ा सा अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अगला दिया आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अंश है संभव नहीं। ऐसा बताइए किसी वस्तु पर जो आवेश है, क्या इस ई का अंश हो सकता है, अंश माने जो एन है, एन का मान फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, या एन का मान क्या हुआ, पूर्णांक संख्या है। यानी इन दोनों में सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, डी, तो डी टी करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन नंबर कितना था ये, और चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान। तो किसी आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव, भी का फॉर्मूला क्या होता है, तो भी का फॉर्मूला पढ़े लोग के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो यहाँ बोला गया विभव का मान, ऑप्शन ए दिया आर के अनुक्रम अनुपाती। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, भी का मान क्या है, आर के व्युत्क्रम अनुपाती है। तो ऑप्शन नंबर बी दिया आर स्क्वायर, तो होगा नहीं। सी दिया आर के व्युत्क्रम अनुपाती में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टी कर दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया पर निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है, ध्यान देंगे। निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक आपको याद है, डायरेक्टली कर सकते हैं और नहीं याद क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए बोर्ड पर। निर्वात की विद्युतशीलता तो आप बताइए, एक पढ़े चलो फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें निकालना है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता है, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को हमेशा लिख सकते हैं 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बताइए हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। ऊपर क्या है Q1 Q2, तो अब इसका ऐसे मात्रक कूलम, तो इसका भी कूलम इसका भी कूलम, तो क्या हो जाए कूलम स्क्वायर। बटा में 4 का मात्रक नहीं होगा, पाई का मात्रक नहीं होगा। एफ एफ यानी बॉल, बॉल का मात्रक न्यूटन, आर यानी दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो क्या गया कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन है कूलम स्क्वायर बट यहाँ न्यूटन का पावर 1, तो ये तो होगा नहीं। बी दिया कूलम स्क्वायर न्यूटन का पावर -1, ऊपर हो जाए तो -1 हो जाएगा, अब मीटर का पावर -2 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र किसे विक्षेपित कर सकता है? ऑप्शन है न्यूट्रॉनों का। क्या न्यूट्रॉन कर सकता है? नहीं। क्यों? क्यों न्यूट्रॉन पर इसका मान 0 होता है, इसमें क्यू का मान 0। जब क्यू का मान 0 तो हमने पढ़े विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर कार्यरत बल का मान क्या होता है, तो एफ का मान होता है क्यू ई। और जब क्यू का मान 0 तो ई इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। तो जब बल 0 तो क्या विक्षेपित होगा? नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण ही विक्षेपित हो सकते हैं। तो ऑप्शन नहीं दिया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो अनावेशित है, तो क्यू का मान 0। गामा किरण, ये भी, इस पर भी कोई आवेश नहीं होता है, एक प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल। सी दिया एक्स किरण, ये भी क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। डी दिया अल्फा कण, तो अल्फा कण क्या होता है He2+, तो चूंकि इस पर धन आवेश है, तो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, आवेश है ना, जिसे विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि आप इसको निकाल सकते हैं, बट आपको याद भी होना चाहिए एक कूलम आवेश की रचना करने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। ध्यान देंगे, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो क्या होती है, ई इंटू वी होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा। बट इसको भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे 1 वोल्ट विभवांतर यानी वी का मान कितना दिया है 1 वोल्ट। बोला गया कि त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बात क्या है, क्यू, क्यू यानी आवेश, आवेश का मान क्या होगा, तो आवेश का मान होगा ई लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻1 कूलम, वो ई के इक्विवेलेंट होता है, यानी ई लिख देंगे। तो वी दिया क्यू दिया, हमें ई निकालना है, ई यानी ऊर्जा। अब बताइए कभी पढ़े तो वी का फॉर्मूला W/Q, तो हम W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू Q इंटू वी लिख सकते हैं, Q इंटू वी। अब बताइए Q का मान कितना, जितना W उतना ही एनर्जी होगा, यानी इसको हमेशा लिख सकते हैं E बराबर Q इंटू वी। Q का मान कितना दिया है, Q का मान दिया है E, तो यहाँ लिख देंगे E। अब V का मान कितना दिया है, V का मान दिया 1 वोल्ट, तो यहाँ 1 वोल्ट, तो सिर्फ V है ना, यानी E इंटू वी होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर दो। ओके, हालांकि याद भी होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा भी पढ़ते हैं लोग, तो इससे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 12, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया, बिहार बोर्ड पिछले 2-3 साल से क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, वो भी फाइनल एग्जाम में, ठीक है। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या है। किसी बंद पृष्ठ में मान लीजिए कोई विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश होता है Q, तो एक होता है -Q, तो कुल आवेश 0। अब एगो विद्युत द्विध्रुव रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 4 चाहे 1000 रखें, चाहे n रखें, कितना हो रखें, कुल आवेश 0 होगा। जब गाउसियन सतह के अंदर कुल आवेश 0, तो फ्लक्स का भी मान क्या होगा 0। पढ़ते थे फाई बराबर Q/ε0, Q का मान 0, 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा 0, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी कर दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ध्यान देंगे, सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है। यदि आवेश को बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगा। ये सिंपली सी बात ये है, इसमें Q को क्या किया जा रहा है, 2Q किया जा रहा है, इन आवेश को 2 गुना कर रहे हैं। तो आवेश, ये बताइए आवेश को 2 गुना करने से कार्य का मान कितना गुना हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो ऊर्जा बोले कार्य बोले एक ही बात है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 CV²। 3 फॉर्मूला पढ़े थे याद है, लेकिन हम इसमें कौन सा चाहिए, Q और C वाला चाहिए, तो लिख सकते हैं 1/2 Q² / C।
अब बताइए आवेश को 2 गुना क्यू को 2 गुना करने पर डब्ल्यू का मान क्या होता है, इसको 2 गुना करते 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी डब्ल्यू कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। तो पहले था डब्ल्यू तब हो जाएगा 4 डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 3 बराबर धारिता वाले संधारित्र, ध्यान देंगे 3 बराबर धारिता वाले 3 बराबर धारिता सी वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों दशा में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। चलिए सी धारिता वाले कितने संधारित्र हैं, 3 है, पहले समांतर बताइए जब समांतर में संधारित्रों को संयोजित करते हैं तो समतुल्य धारिता कैसे निकालते हैं, सब जोड़ते हैं, तो ये भी सी ये भी सी ये भी सी, इसका समतुल्य धारिता क्या होगा 3C, ये समांतर वाला हो गया। जब इनको श्रेणी में जोड़ेंगे श्रेणी में तो इस स्थिति में समतुल्य धारिता क्या होगा, इसमें हो जाएगा C/3, इसमें बोला गया है दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा, यानी आपको इसका और इसका अनुपात निकालना है, आपको निकालना है 3C/3 का मान, तो C कैंसिल 3 ऊपर आएगा यानी 9 आ गया, 9/1 यानी 9 अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो सवाल में क्या दिया है, इतना धारिता यानी सी का मान दिया है 100 माइक्रो मान क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻6 इतना फैराड दिया है। ओके 100 वोल्ट तक यानी V का मान दिया है 100 वोल्ट तक आवेशित कर रहे हैं, यानी पहले 0 था 0 से 100 ले जा रहे हैं। यदि यही क्वेश्चन रहता ना कि 10 से 100 ले जा रहे हैं तो आप यहाँ 100 नहीं ले सकते, ठीक है। उसे कैसे बनाते हैं, तो बाद की ऊर्जा माइनस पहले की ऊर्जा, खैर सिंपली देखते हैं सवाल क्या दिया है। तो 100 वोल्ट तक यानी V का मान 100 यानी विभवांतर कितना होगा 100 वोल्ट होगा, आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। समझिए सवाल में रहता है 10 वोल्ट से 100 वोल्ट ले जा रहे हैं तो विभवांतर कितना होता है 90 वोल्ट होता है, बट यहाँ पर 100 वोल्ट तक ले जा रहे हैं तो विभवांतर, ये विभवांतर भी है, ठीक है 100 वोल्ट है। तो बोला ये संचित ऊर्जा क्या होगी, यानी हमको यू निकालना है, यू। तो बताइए यू का फॉर्मूला क्या पड़े, चलो हाफ CV² चलिए थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा 10⁻2 मान सकते हैं, तो 10⁻2 10⁻⁻6 10⁻⁻4 फैराड, और V का मान दिया है हमें यू निकालना है। तो यू का फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV², तो 1/2 C का मान, तो C का मान दिया है 10⁻⁻4, अब V का मान, तो V का मान दिया है 100 यानी इसको लिख सकते हैं 10⁻2, तो 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4 होगा, तो हई खत्म हो जाएगा, यानी आ गया 1/2 यानी 0.5 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, चल डी टी कर दो। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ध्यान देंगे। अब बताइए स्थितिज ऊर्जा पूछा है तो यू का फॉर्मूला ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाना है, तो इलेक्ट्रॉन का बेस प्लस में कि माइनस में, माइनस में तो ये भी माइनस में होगा, हमें पता नहीं स्थिति ऊर्जा। तो यू का फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2, तो ये भी माइनस, तो माइनस चार्ज प्लस हो जाएगा, तो यहाँ E² बटा में दूरी, तो दूरी को मान लेते हैं R, तो यहाँ होगा R बटा में क्या होता है दूरी, यानी यहाँ पर आ गया R, ठीक है। अब देखिए तो बोला कि एक दूसरे के अधिक समीप लाने पर, समीप ला रहे हैं तो समीप यानी R का मान घटा रहे हैं, तो जब R के मान घटाएंगे तो U का मान क्या होगा बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बढ़ती है, B घटती है, C अचर रहती है, D बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 80 कर। जब सजातीय आवेश को एक दूसरे को नज़दीक लाते हैं तो ये रिजल्ट प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में Q1 Q2 प्लस में हो जाएगा, तो यानी इसको ये घटाने से ये बढ़ेगा, और बढ़ाने से क्या होगा घटेगा। ये विजातीय आवेश होता तो क्या होता है, कहानी उल्टा हो जाता, ठीक है। तो इसको बढ़िया से पढ़े चलो। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया यहाँ पर, एक ध्यान देंगे, चलिए एक कूलम वोल्ट इनवर्स तुल्य है, तो कूलम किसका मात्रा होता है आवेश यानी Q, और वोल्ट किसका मात्रा होता है विभव का, तो यानी वोल्ट यानी बट्टा में भी। अब देखिए Q बटा V किसका फॉर्मूला होता है, तो पढ़े लो Q बराबर CV, तो C बराबर क्या है Q बटा V, यानी Q बटा V किसका C का फॉर्मूला, C माने धारिता। अब ये धारिता होगा तो धारिता का मात्रा क्या होता है फैराइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा एक मिनट, ये भी सही मात्रा, ये भी सही मात्रा, तो ये सही मात्रा फैराइड होगा, यानी ऑप्शन नंबर C, तो C टी कर दो। ओके माइक्रो फैराइड नहीं होगा, यहाँ पर यह नैनो फैराइड, यहाँ पिको फैराइड, चूँकि ये यहाँ पर एक कूलम ये 1 वोल्ट इनवर्स है, तो ये कितना आएगा 1 फैराइड आएगा। यदि यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम होता तो ये माइक्रो फैराइड आ जाता, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होती C टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, ध्यान देंगे। एक गोलाकार चालक की विद्युतीय धारिता 1 पिको फैराड है, त्रिज्या होगी। अब देखिए धारिता दिया है, गोलाकार चालक का धारिता दिया C का मान दिया 1 पिको फैराड, पिको मान क्या होता है 10⁻⁻12, तो 10⁻12 फैराड दिया। ओके बोला गया है कि त्रिज्या क्या होगी, R = व्हाट,
तो देखिए गोलाकार चालक की धारिता सी का मान इतना दिया है, तो सी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं लोग 4 पाई। चलिए देखिए सी का मान दिया 10 का पावर -2, इसको हल करते हैं। सी का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 10 का पावर -2 आ गया। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है त्रिज्या यानी आर का मान निकालते हैं। किस आर को हमेशा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 का पावर -2, 10 का पावर -2। और इसका मान कितना होता है, इस पूरा का मान 9 गुणे 10 के पावर 9, और यहाँ दिया है 10 के पावर -2, तो कितना गया 9 गुणे 10 के पावर कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 के पावर 7, तो 9 गुणे 10 के पावर 7 मीटर। 1 मिनट, 1 पिको फराइड, सही तो है, पिको को लिख सकते 10 पर माइनस फराइड। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। सी का मान कितना, यहाँ -12 दिया था, हम 12 लिखेंगे, यहाँ पर 12, तो यहाँ 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो 9 और -12 कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा -3, तो 9 गुणे 10 के पावर -3, एन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक इकाई धनावेश को हवा में रखा जाए तो इकाई आवेश से निकलने वाला फ्लक्स, अच्छा बताइए फ्लक्स की बात कर रहा है, तो फाई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है Q/ε0। अब देखिए क्यू का मान कितना दिया है, इकाई यानी 1, तो 1/ε0, समझ सकते हैं ε0 का इनवर्स, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर दो। ओके सर, फ्लक्स के फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर आवेश का बात किया था। यदि मान लीजिए दिया होता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहता और क्षेत्रफल दिया रहता, तो वो फॉर्मूला यूज़ करते कौन, फाई बराबर ES cos थीटा। मान लीजिए ये दिया होता, कोण दिया होता, ये सब वेक्टर फॉर्म में दिया होता, तो हम ये यूज़ करते E.S वाला, ठीक है। बट यहाँ आवेश का बात किया था, इसलिए गाउस के नियम वाला फाई का फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, 2 प्लेट जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A, ध्यान देंगे सवाल दिया यहाँ पर, 2 प्लेट जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, अल्प दूरी D पर एक दूसरे के समांतर रखी है, उन पर आवेश क्रमशः +Q और -Q का आवेश है, प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी सीधी सी बात है, समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहा है, इनके बीच की दूरी बहुत कम है, कितना दिया है, D दिया है, एक पर +Q चार्ज है, एक पर -Q चार्ज है। इनका प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल दिया है A, क्षेत्रफल क्या दिया है, A क्या है, क्षेत्रफल है। तो बोला गया है प्लेट के बीच स्थान पर विद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए E का फॉर्मूला होता है σ/ε0। सर ऐसा क्यों होता है, तो आप निकाल भी सकते हैं। सर बताइए, इस प्लस वाले कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, बाहर की ओर होगा, चूँकि दूरी बहुत कम है तो एकदम नज़दीक होगा, तो इस स्थिति में हम अनंत आवेशित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दूरी क्या है, बहुत कम है। तो असल तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, तो इस प्लस वाले कारण बाहर इधर होगा, और माइनस वाले कारण भी क्या होगा, इधर होगा, माइनस वाला इधर खींचेगा ना, तो इधर होगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में देगा। हम इस लिख सकते हैं इस E को E+Q और +E-Q, इसका मतलब क्या हुआ, +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ये होता है, चलिए इसके पास यहाँ बनाते हैं σ/2ε0, और प्लस ये भी क्या होगा σ/2ε0। इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, तो इतना आ जाएगा σ/ε0, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, σ/ε0, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कहीं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, σ/ε0। अब ऑप्शन में आते हैं, तो ऑप्शन नहीं दिया है, अच्छा इसमें कहीं भी सिग्मा नहीं दिया ना, तो कोई बात नहीं, तो हम लोग पढ़े चलो सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसका मात्रक, इसका फॉर्मूला क्या होता है Q/A, तो कैसे हम लिख सकते हैं Q/A, और यहाँ पहले से एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन लिख देते हैं। तो ऑप्शन देखिए, तो कहीं दिया ऐसा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो Q/A एप्सिलॉन, एन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो dt कर दें। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक वैद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह सामान्यतः तो अनुभव करता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर यह असमान विद्युत क्षेत्र, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र होता तो कुल बल 0 हो जाता, तो खाली टॉर्क महसूस करता, यानी बोला गुण। बट जब असमान विद्युत क्षेत्र है ना, तो बल भी महसूस करेगा, टॉर्क भी। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान देंगे लोग। तो ऑप्शन दिए एक बल और बोला गुण, केवल बल, तो केवल बल तो होगा नहीं, केवल एक बोला गुण, ये भी नहीं होगा। ये कब होता है, सिर्फ बोला गुण कब महसूस करता, जब वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखे होते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो सिर्फ क्या होता है, एक बोला गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, बल भी लगेगा और बोला गुण भी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, परावैद्युत होते हैं, तो परावैद्युत क्या होते हैं, चालक पदार्थ नहीं, और चालक होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी को।
ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर दिए यहाँ पर, यदि किसी बिंदु Q से D दूरी पर विभव V है तो 2D दूरी पर क्या होगा? तो सिंपल है, Q से D दूरी पर विभव, तो बताइए विभव का फॉर्मूला क्या होता है? तो V का फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू बाई दूरी। तो दूरी कितना दिया है? D, तो लिख देंगे D। ठीक है, अब यहाँ 2D का मतलब क्या हो? दूरी को 2 गुना करना। अच्छा बताइए, जब इसको हम 2 गुना करें तो यानी 2 गुना नीचे हो रहा है ना, तो ऊपर 1 होगा, तो 1/2 यानी V का मान हो जाएगा आधा। आधा तो कहीं दिया देखिए, तो V/2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो क्या टिक करूँगा? ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, संधारित्र संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर ए आवेश, सही बात है, आवेश संग्रहित करता है, तो बट आगे भी पढ़ लेते हैं। बी दिया विद्युत स्थिति ऊर्जा, ऊर्जा भी तो संग्रहित करता है। सी दिया ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। धारिता निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन है प्लेट के क्षेत्रफल पर। देखिए संधारित्र की धारिता सी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं लोग? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ बोला प्लेट के क्षेत्रफल, इसमें तो क्षेत्रफल है, यानी इस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर एक गलत। इसे बोला निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर। इसमें कोई आवेश वाला टर्म है? नहीं ना है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी, तो बी टी कर देंगे। अन्य ऑप्शन में देख लेते हैं, परावैद्युत स्थिरांक। अच्छा बताइए, परावैद्युत स्थिरांक यानी जब एप्सिलॉन नोट आ गया, यानी माध्यम पर डिपेंड करता है, और अलग अलग माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक अलग अलग होता है, यानी इस पर भी डिपेंड करता है। कैसे? इसे एक जनरल फॉर्मूला पढ़े तो लोग, तो इसमें क्या इंटू के करना होगा। यदि के नहीं लिखे, इसका मतलब क्या होगा? निर्वात वाला था, और किसी माध्यम की बात करते हैं, यहाँ पर के आ जाएगा, और निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, तो इससे भी, तो ये सबसे ज़्यादा जनरल फॉर्मूला है किसका? सी का। ओके, और आती है यहाँ पर प्लेट के बीच की दूरी पर, तो दूरी पर तो डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर एक ध्यान देंगे, बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, सवाल दिए संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो लोग ये भी मान लेते हैं कि आवेश पर भी निर्भर करता है। कैसे? तो वही फॉर्मूला देखिए, Q बराबर सी भी। सर इसमें सी है, इसमें Q है, तो ध्यान देंगे लोग, यहाँ पर जब सी यूज होता है ना, सी एज ए नियतांक, किसे कैसे यूज होता है? नियतांक, यानी Q और V से सी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं नियतांक। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, बिंदु आवेश के लिए गाउसियन पृष्ठ होता है। तो देखिए किसी बिंदु आवेश के लिए सिमेट्रिकल तल कैसा बनेगा? गोला बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक यानी एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? तो क्या होता है? निर्वात के लिए 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, बी दिया 1 बराबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर दें। ये बात आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे लोग। अगला क्वेश्चन, किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य क्षेत्र के किस प्रकार गति करते हैं? बाह्य क्षेत्र में क्या? उसमें कोई सेल या बैटरी नहीं जुड़े हैं, कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कैसा गति करता है? रैंडम गति करता है। तो ऑप्शन ए दिया वृत्तीय गति, बी दोलनात्मक गति, सी यादृच्छिक गति, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर दें। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो अनुगमन वेग पढ़ते लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुरू हो जाता है, ड्रिफ्टिंग गति करने लगता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर दिया यहाँ पर, एक बिंदु आवेश के कारण 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऑप्शन नंबर ए हमेशा 2 बिंदु पर प्रतिशत करते हैं। कभी विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं काटती है? नहीं काटती, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। आवेश के निकट प्रतिशत तो कर नहीं सकती, ये भी गलत। कभी भी प्रतिषेध नहीं करती, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर लिखा है ना एक बिंदु आवेश, ये नहीं भी लिखा होता, खाली बोलते 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो कभी प्रतिषेध नहीं करती, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। अच्छा, ये पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो पृष्ठ घनत्व को हम लोग क्या लिखते हैं? सिग्मा का फॉर्मूला था Q बटा ए, तो Q का मात्रक कूलम, ए का मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, कूलम बल है, ऑप्शन नंबर ए विद्युत बल, जी बिल्कुल विद्युत बल है। बी दिया केंद्रीय बल भी है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया ए और बी दोनों, तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ठीक है, इसमें जितना सवाल देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, जो अभी तक बिहार बोर्ड अपने एग्जाम में पूछ चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन कैसे मिले हैं? रिपीटेड मिले। यदि आप PYQ क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, ये सब सवाल आपसे बन सकते थे। अगला सवाल यहाँ पर, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, अच्छा ये थी यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ना, जब वस्तु को धनावेशित करता है, धनावेशित कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब किसी वस्तु को धनावेशित कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। जो द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस पर आता है, यानी द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। बट यहाँ पर बोला आवेशित किया जाता है, इसमें नहीं बोला धनावेशित या ऋणावेशित।
यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर दें। यदि सवाल रहता है वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो द्रव्यमान क्या होगा घटता है, वस्तु को ऋणावेशित तो द्रव्यमान बढ़ता है, बट यहाँ सिर्फ आवेशित बोला है तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। अच्छा, अब विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, विद्युत द्विध्रुवीकरण के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, याद है। तो बताइए यहाँ पर क्या दिया है, समानुपाती होता है, तो किसको हमेशा ले सकते हैं भी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 दिया यहाँ पर दो प्रतिरोधक R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ध्यान देंगे। तो एगो प्रतिरोधक, इसका प्रतिरोध है R और दूसरा इसका प्रतिरोध कितना है 2R, विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो बोला गया R और 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात। तो मान लीजिए इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है H1, इसमें होता है H2, तो हमें निकालना है H1/H2, यानी अनुपात निकालना है, ठीक है। और जब ये दोनों श्रेणी क्रम है तो इससे प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, सेम होगा। अब बताइए H1/H2 निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है I² RT, ये भी क्या होगा I²। तो ध्यान देंगे, तो इसका प्रतिरोध R था तो R लिख दिया, इसका प्रतिरोध 2R, तो यहाँ लिखेंगे 2R × T है तो T। सर I सेम क्यों लिए हैं, क्योंकि धारा दोनों के लिए सेम है, तो I और I कैंसिल, T दोनों के लिए सेम होगा, टाइम सेम होगा तो टाइम भी कैंसिल, तो R से R खत्म, कितना गया 1/2, यानी 1:2। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया यहाँ पर, एक मिनट। किसी चालक की अपवाह वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है, तो अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ध्यान देंगे। विशिष्ट प्रतिरोध माने क्या होगा, प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं, रो की बात कर रहा है, तो रो बढ़ता है ऑप्शन नंबर ए, तापमान बढ़ने से। तो सही बात है, हम लोग पढ़े थे ना, तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ता है। अब अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं, लंबाई घटने से, तो लंबाई से इसे कोई मतलब है नहीं है ना, क्योंकि हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला R = ρl/a। तो लंबाई ए आर, रो क्या होता है यहाँ पर, रो यहाँ पर नियतांक होता है, यानी लंबाई और क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर होगा ए, टी कर देंगे। लंबाई से मतलब नहीं है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भी मतलब नहीं है, घटे या बढ़े कोई मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टी कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 दिया यहाँ पर, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। अच्छा, ऊष्मा का बात है तो सबसे ऊष्मा का फॉर्मूला लिखेंगे, तो H = I² RT। अभी सवाल में किसको कांस्टेंट किया है, विभवांतरों किया है, तो इसमें कुछ विभवांतर वाला टर्म है नहीं ना है, तो इसमें विभवांतर वाला टर्म लाएंगे। तब बताइए इस I² R को हम लिख सकते हैं V²/R, कैसे, तो पढ़ते लो P = I² R V²/R VI। ऐसे नहीं सोच पाते हैं तो अब ऐसे भी सोच सकते हैं, आई का फॉर्मूला क्या होता है V/R, और सिंप्लीफाई करेंगे इतना आ जाएगा, इंटू टी है तो टी। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, स्थिर विभवांतर पर नहीं, भी वाला टर्म नियत हो गया, तो बोला गया यहाँ पर प्रतिरोध आधा करे। सब आप ही सोचिए, यहाँ पर R का मान आधा करे, तो आधा बटा में हो रहा है, तो बटा में आधा हो रहा है, ऊपर कुछ नहीं होता, इसे 1 मान लेते हैं, तो 2 ऊपर आएगा 2, यानी 2 गुना, तो उसमें का मान कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करो। ओके, अगला क्वेश्चन, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा बताइए, प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, धारा आ रहा है 1 एम्पीयर, तो 1 एम्पीयर धारा का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश जाएगा। अब 1 कूलम आवेश के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जाना पड़ेगा, तो 1 कूलम आवेश की रचना करने वाली इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, 80 करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता, एक मिनट, तार का प्रतिरोध 500 ओम, यानी आर का मान दिया है 500 ओम, तो यहाँ बोला गया है कि उसकी विद्युत चालकता, एक मिनट, यहाँ पर चालक तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए था
चालकत्व क्या होगा। तो चालकत्व क्या होता है, ये जो आर है, आर का व्युत्क्रम होता है। ऐसे भी मान लीजिए कुछ भी दिया है, ऑप्शन भी आइडिया ला सकते हैं। इस सभी ऑप्शन देखिए ओम इन्वर्स दिया है, ओम इन्वर्स, ओम इन्वर्स। तो ये डेटा से ओम इन्वर्स कब आएगा, जब इसको उल्टा करेंगे तभी ना आएगा। तो यहाँ पर चालकत्व होना चाहिए था। तो चालकत्व का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r। ये बात आप लोग पढ़े हैं लोग, किसमें, फिजिक्स में तो पढ़े ही हैं लोग, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे लोग, तीसरा पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे लोग। तो 1/r, तो 1/r का मान कितना दिया है, 500, तो 500 यहाँ पर ये ओम में था तो हो जाएगा ओम इन्वर्स। तो 1/500, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ गया देखिए। तो 1/5 कितना होता है, 0.2, 0.2। अब बटा में कितना आ गया, 100। अब 100 है तो 0.2 अंक पहले और आएगा, तो 0, 0, तो 0.002, 0.002। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, तो dt कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम यानी कुछ ऐसा बात कर रहा है, 1 और 2, दोनों के दोनों कितना है, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम। अब बोला है तुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में तो याद हो जाएगा, नहीं 10/3 यानी 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता का मात्रक। ओके, एक मिनट, जब यह चालकता लिखा है ना, तो एक थोड़ा इंग्लिश पढ़ते हैं, लिखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ध्यान देंगे, लिखा है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं। यहाँ पर चालकत्व ही होना चाहिए था, ठीक है, और नहीं तो चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व बोले या इसको सिर्फ चालकता बोले, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम। पूरा विशिष्ट चालकत्व बोले या चालकता बोले, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। तो बोलेगा चालकता, तो चालकता क्या होता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रा जब होता है ओम मीटर, तो चालकता क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, इसे सीमेंस मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 दिया यहाँ पर, 200 वाट के एक टेलीविजन को, ध्यान देंगे, तो 200 वाट क्या है, पी है, तो पावर का मान दिया है 200 वाट, 4 घंटे तक, टी का मान दिया है 4 घंटा। प्रयुक्त किया जाता है, विद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी, यानी कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये निकालना, आपको ई निकालना है। तो याद ये ई का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े लोग, तो ई का फॉर्मूला पढ़े लोग पी इंटू टी। पी का मान कितना दिया है, पी का मान दिया है 200 और टी का मान दिया है 4। अब ध्यान देंगे, हमको निकालना है ये किस मात्रक में, यूनिट में निकालना है, नहीं किलोवाट घंटा में निकालना है। तो ये पावर दिया है वाट में, समय दिया है घंटा में, तो वाट घंटा है, बट हमें चाहिए किलोवाट घंटा। तो इसको किलो में कैसे बदलेंगे, 1000 से भाग करना होगा, तो बटा में 1000, ये क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। तो कितना गया, 1 2 1 2 खत्म, ठीक है। तो 4 दूना 8, 8/10 यानी 0.8, 0.8, तो 0.8 यूनिट लिखिए चाहे किलोवाट घंटा आप लिखे, बातें कहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टी करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। सर कोड की बात कर रहे हैं, कलर कोड के बारे में पढ़े थे लोग, एक ट्रिक भी पढ़े थे, याद है, का भूलना पहनी बैधुस, बैधुस, का मने काला, भू मने भूरा, ल मने लाल, ना मने नारंगी, पी मने पीला, प मने क्या हुआ, पीला, ह से क्या हुआ, हरा, नी से नीला, बैगनी, धू से क्या हुआ, धूसर, और स से सफ़ेद, ठीक है। 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया ना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, हरे रंग का कोड, तो हरा रंग का कोड क्या दिया, तो हरा का होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ना एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो तो सी टी कर दें। ओके, मान लीजिए इसे देखे बताइए, तो पीला रंग के लिए कोड क्या होगा, तो प से पीला यानी 4 होगा, नारंगी के लिए 3 होगा, लाल के लिए 2 होगा, भूरा के लिए 1 होगा, काला के लिए 0 होगा, सफ़ेद के लिए 9 होगा, धूसर के लिए 8 होगा, बैगनी के लिए 7 होगा। तो ये ट्रिक्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रंग का कोड आसानी से बता सकते हैं। और बता दिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये कॉन्सेप्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में यहाँ से सवाल आते हैं, जनरली क्वेश्चन आते रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया यहाँ पर, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता, ध्यान देंगे, प्रतिरोधकता का बात यानी रो का बात किया है, और यहाँ लिखा है विशिष्ट चालकता, चालकता नहीं हो जाए, क्या नहीं चाहिए, कंडक्टेंस नहीं, चालकत्व। तो विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व में क्या होगा, चालकता। तो चालकता को हम लोग सिग्मा लिखते हैं, का गुणनफल निर्भर करता है। ऐसा इन दोनों गुणनफल की बात की, ऐसा हम लोग बात पढ़े हैं लोग कि सिग्मा क्या होता है, रो का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोधकता चालकता का व्युत्क्रम होता है। तो जब एक वो चीज़ दूसरा का व्युत्क्रम में दोनों गुणा करें तो क्या होगा, कट के 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो इन दोनों गुणनफल होता है 1। तो ऑप्शन 1 यानी कॉन्स्टेंट आ गया। तो क्या तापमान पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, पदार्थ पर नहीं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर नहीं, डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी डी टी करेंगे। इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करता, इसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ की चालकता और प्रतिरोधकता गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए लंबाई बढ़ाएंगे, तो जब प्रतिरोधकता चेंज होगा तो उसका चालकता भी तो चेंज होगा ना। हालांकि लंबाई पर प्रतिरोधकता डिपेंड करता नहीं। मान लीजिए तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे,
तो ताप बढ़े तो जैसे प्रतिरोधकता चेंज होगा वैसे ही तो चालकता भी तो चेंज होगा ना, तो दोनों अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, गुणनफल हमेशा एक ही रहेगा, तो गुणनफल किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया यहाँ पर ओम का नियम मान्य है। ऑप्शन ए धात्विक चालकों के लिए, बी अर्धचालकों के लिए। तो धात्विक चालक के लिए है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर देंगे। पढ़े थे ना, ओम का नियम ओमीय पदार्थ पर लागू होता है और धात्विक चालक क्या होते हैं, ओमीय पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति का याद कीजिए, फॉर्मूला 3 को पढ़े हैं लोग। P बराबर VI I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई आर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नहीं दिया V स्क्वायर बाई आर, जी बिल्कुल हो सकता है। V स्क्वायर आर होगा, नहीं होगा। जब ए को मिल गया और कहीं ए और बी दोनों इनमें से कुछ सभी इस टाइप का दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बट चारों ऑप्शन पढ़ के ही क्या करना चाहिए, टिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि प्रतिरोध R तथा C धारिता हो तो RC का मात्रक है, ध्यान देंगे यहाँ पर आप R का मात्रक C का मात्रक रख के गुणा करके निकाल सकते हैं, बट उतना नहीं झेलना है। इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, तो या तो ये फॉर्मूला पढ़े थे लोग, XC पढ़े थे लोग, प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ωc। 1/ωc ये वाला क्या है, प्रतिघात है। तो प्रतिघात जो होता है उसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक और प्रतिबाधा का मात्रक, तीनों का मात्रक सेम होता है, यानी जस्ट लाइक प्रतिरोध की तरह काम करता है। तो इसको हम R मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो R इक्वल टू आ गया 1/ωc। यहाँ पर R क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मात्रक प्रतिरोध का मात्रक सेम होता है और हम इसमें जरूरत है R का, इसलिए लिख रहे हैं। और खाली मात्रक निकालना इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। हमें जरूरत है RC, तो इस C को इधर कर दे, C को, तो यहाँ आगे RC बराबर 1/ω। यदि आपको ओमेगा का मात्रक पता है तो RC का मात्रक निकल गया। कैसे, इसको हल कर लेंगे। तो यदि आपको ओमेगा पता है कि न्यू का मात्रक ओमेगा का मात्रक सेम होता है, एक कोणीय आवृत्ति है ना, तो आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है, हर्ज यानी सेकेंड इनवर्स। तो आएगा 1/सेकेंड इनवर्स, तो ऊपर आए तो क्या हो जाएगा, सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकेंड, सेकेंड यानी टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी दिया, सी टिक कर देगा। बाई द ओमेगा नहीं पता था, याद पढ़े चलो, न्यू बराबर ω/2π, यानी ओमेगा को लिख सकते हैं न्यू इंटू 2π। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2π न्यू। तो 2 और पाई का मात्रक नहीं होगा, न्यू का होगा। तो न्यू का क्या होता है, हर्ज, हर्ज माने होता है सेकेंड इनवर्स। तो ऊपर है तो हो गया सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रतिरोध R का विमीय सूत्र है। चलिए, अब विमीय सूत्र निकालना है तो प्रतिरोध R का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, I बराबर V/R। R बराबर क्या होगा, V/I। अब V का विमीय सूत्र पता है तो पता है, तो नहीं पता तो इसको भी निकालेंगे कैसे। तो पढ़े चलो V बराबर W/Q, याद कीजिए लोग। तो V को हम लिख सकते हैं W/Q और यहाँ I है तो I। अब देखिए W का विमीय सूत्र क्या होता है, mL²T-2 बटा में Q, Q का क्या होता है AT, और बट यहाँ पर I है तो I क्या होता है, I का होता है A। तो इस सबको सिम्प्लीफाई कीजिए तो पूरा सिस्टम में M, अकेले है तो अकेले M, देखिए तो सब में M दिया है। ऐसे यहाँ M², ये तो दो ये कैंसिल हो गया, देखिए अब ये दो में कौन होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ L के पावर क्या है, ऐसे यहाँ देखिए तो कौन डिफर कर रहा है, L डिफर कर रहा है ना, L यहाँ भी L अलग अलग है, तो खाली L वाला निकालेंगे हो जाएगा। तो इसमें L² है और कहीं L नहीं ना है, तो L² यानी ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, चलिए पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। L² आ गया, T के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, A के पावर -1, देखिए तो T के पावर -3, 1 मिनट, यहाँ A और A² होगा ना, तो A के पावर -2 होगा, यानी ऑप्शन यही है, देखिए तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया यहाँ पर, एक R प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, इस संयोजन का प्रतिरोध क्या है, ध्यान देंगे। अब एक तार है, इसका प्रतिरोध R है, अब इसका 10 गो हिस्सा करें तो एक हिस्सा का प्रतिरोध क्या आएगा, R/10, फिर R/10 फर्दर चलता रहेगा, ठीक है। अब इन सभी को हम किसने समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं 10 को। तो समांतर क्रम में जब समान प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो मान लीजिए ए का प्रतिरोध है R, इसका भी R, तो 10 को जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R/10, R/10। तो ए का प्रतिरोध है R/10, अब ऐसा 10 को है तो इस पूरा का बटा 10 हो जाएगा। तो पूरा का बटा 10 माने क्या हो जाएगा, R/100, R/100, R/100 माने 0.01 R। तो 0.01 R इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ध्यान देंगे। 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट ये क्या है, पावर है, तो P का मान दिया 1 किलोवाट। और चूंकि सभी ऑप्शन जूल में यानी सही मात्रक में दिया है तो इसको सही मात्रक में बदलते हैं। तो 1 किलोवाट में कितना वाट, 1000 वाट।
1 मिनट में, तो टी का मान दिया 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। सर मिनट का ही नहीं लिखे, सेकंड का ही लिखे, तो सेकंड ऐसा ही मत रखे। कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ई निकालना है। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टी। तो ई बराबर पी इंटू टी। पी का मान कितना है, पी का मान 1000, तो 1000, और टी का मान है 60, तो 60, यानी 60,000 आ गया। तो 60,000 को हम लिख सकते हैं ऐसा, 6 गुणे 10 के पावर 4। तो 6 गुणे 10 के पावर जूल कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी टी कर दूंगा, 6 गुणे 10 के पावर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 दिया है, सूत्र बराबर आई आर। अच्छा, भी बराबर आई आर, सूत्र भी बराबर आई आर सत्य है। तो ये क्या है, ओम का नियम है। तो ऑप्शन ए दिया है ओमीय प्रतिरोध के लिए। अनओमीय प्रतिरोध, जी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, कि अनओमीय प्रतिरोध पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। सी दिया ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। सिर्फ ओमीय प्रतिरोध के लिए क्या है, ये फॉर्मूला सही है, क्योंकि ये क्या है, ओम का नियम है। तो ओम का नियम सिर्फ ओमीय प्रतिरोध पर लागू होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भागों में काटकर, ध्यान देंगे, आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भागों में काटकर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अच्छा बताइए, कोई मान लीजिए तार है, ऐसा बहुत सारा टुकड़ा कर दिया, फिर श्रेणी क्रम में ही जोड़ दें, तो क्या प्रतिरोध चेंज होगा, नहीं होगा। समांतर क्रम में जोड़ते तो चेंज होता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, आर ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सी टी कर। तो ये बोला कि आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भागों में काटकर फिर किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो प्रतिरोध चेंज नहीं हुआ, जितना था उतना रहेगा। एन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, एक मिनट, वी आई ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को दर्शाती है। चलिए वी आई के बाद क्या, तो मान लीजिए वी है और ये क्या है, आई है। तो वी वर्सेस आई ग्राफ, उनका नियम पढ़े चलो ना। चलिए मान लीजिए ग्राफ, इसका ढाल यानी स्लोप, ये थीटा है, तो स्लोप यानी टेन थीटा। तो टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी यानी ऊंचाई बटा आधार। तो इसका ऊंचाई, तो बताइए ऊंचाई में कौन है, वी है, आधार में कौन है, आधार में आई है, तो आई। तो वी बटा आई क्या होता है, प्रतिरोध यानी आर होता है, हम लोग पढ़े लो ना, आई बराबर वी बाई आर। तो आर बराबर क्या हुआ, वी बटा आई। तो वी बटा आई मैंने आर, आर यानी प्रतिरोध। तो इसका मैंने क्या हुआ, वी आई ग्राफ का जो ढाल होगा किसके बराबर होगा, चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा तो आदर्श से तो अनंत हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान होती है। श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जब रहता है प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान समान होता है। तो ऑप्शन दिया वोल्टेज भी दिया, धारा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 दिया यहाँ पर, एक विद्युत बल्ब पर 200 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध है। एक यहाँ पर पता है क्या होना चाहिए, 200 वोल्ट और 100 वाट, ठीक है। जैसे देखते हैं 220 वोल्ट 100 वाट लिखा रहता है, तो 200 यहाँ वोल्ट छूट गया है, तो 200 वोल्ट 100 वाट लिखा है इस फिलामेंट का प्रतिरोध का। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस बल्ब को 200 वोल्ट सप्लाई यानी 200 वोल्ट विभवांतर आरोपित करेंगे तब ऊर्जा, जब तब शक्ति व्यय क्या होगा, 100 वाट होगा। क्या होगा, 100 वाट। यानी 200 वोल्ट पर कितना पावर काम करता है, 100 वाट काम करता है। बोला गया प्रतिरोध क्या होगा, तो बताइए प्रतिरोध निकालना। इस सिचुएशन में भी का मान कितना दिया है, 200 वोल्ट 100 वाट, ये क्या है, पावर है। तो पी का मान दिया है 100 वाट। हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध यानी आर निकालना है। क्या किसी फॉर्मूला में तीनों है, तो है किस फॉर्मूला में, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। हमें निकालना आर, तो आर इधर कर देते हैं, या कि वी स्क्वायर बटा पी। अब बताइए वी का मान कितना दिया है, वी का मान 200, तो 200 का स्क्वायर यानी 200 गुणे 200। अब बट्टा में पी का मान कितना दिया है, 100, तो 100। ये 00 कैंसिल, 2 दूना 400, यानी कितना गया, 400 ओम आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मिनट, 400 नहीं दिया है, यानी सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब हम जहाँ तक गेस कर पा रहे हैं, पता है क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, यहाँ 220 क्या होना चाहिए था, 220 वोल्ट। तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा बहुत बार हम सवाल देखें ना, 220 वोल्ट 100 वाट। यदि ऐसा होता तो क्या होता, हमें क्या निकालना, पी, तो पी का फॉर्मूला वी स्क्वायर यानी 220 गुणे 220। अब बटा में ऐसा हमें आर निकालना है, तो आर का मान क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई पी। तो पी का मान दिया 100, तो 100, 0 खत्म, कितना है, 22 दूनी 44 और 4, 44 यानी 484, यानी ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी कब आता, जब यहाँ 220 होता तब आता। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए,
तो चूंकि सवाल ज़्यादा है या कम क्वेश्चन बनाना है तो सवाल स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए। मान सर स्किप करके आगे बढ़ गए, हमको पता ही कन्फर्म हमको ये आता है, हमको बनाना चाहिए था, तो ऐसे सीजन में कोई भी टिक करेंगे तो आपको बिहार बोर्ड नंबर दे देगा। कैसे? तो उसमें लिख देता है कि मैंने सभी ऑप्शंस क्या हैं गलत है। जब आंसर की जारी किया जाता है ना, तो जब किसी क्वेश्चन के सभी ऑप्शन गलत होते हैं ना, तब कुछ भी टिक कीजिए आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 दिया यहाँ पर, 1 जूल तुल्य है, अच्छा कैलोरी में दिया ऑप्शन थे 4.18 कैलोरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए टिक करते हैं। पहले 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 4.18 कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 2 पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाविष्ट और ऋणाविष्ट हो जाते हैं, इसे कहा जाता है। ठीक है, अब जब 2 पिंड को रगड़ते हैं तो धनावेशित और ऋणावेशित होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे तो घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया ऊर्जा संरक्षण का नियम है। क्या ऊर्जा संरक्षण से कोई मतलब है? नहीं है। बी आवेश संरक्षण, राइट, दोनों समान आवेशित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आवेश संरक्षण का पालन हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी, तो बी टिक करने का। ओके, बट इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसमें इनमें से कोई नहीं भी दिया है, तो ऐसे सिचुएशन एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे लोग? स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे लोग। ठीक है, बट इसका ऑप्शन नंबर बी बेहतर है, तो बी टिक करते हैं। बट इसमें नॉन ऑफ दिस भी दिया है, और हम जानते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन में विरोधाभास उत्पन्न हो, क्या करना चाहिए? और ज़्यादा क्वेश्चन है तो उसे छोड़ के आगे बढ़ना ही उचित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ का धारा नियम यानी पहला नियम का बात कर रहा है। ठीक है, इसे संधि नियम बोलते हैं। तो संधि नियम बोले, धारा नियम बातें क्या है? किसके संरक्षण का परिणाम स्वरूप है, यानी किसके संरक्षण पर आधारित है? तो हम लोग पढ़ते हैं आवेश संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक। और लूप नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 दिया है यहाँ पर, यदि सेलों के संयोजन में R1 व R2 क्रमशः कुल आंतरिक और कुल बाह्य प्रतिरोध है, ध्यान देंगे लोग, भाई R1 क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है, R2 क्या है? बाह्य प्रतिरोध है। यदि सेलों के संयोजन, मान लीजिए बहुत सारा संयोजन है, तो सभी संयोजन को हम एक सिंगल सेल मान ले, ये दिया है। आंतरिक प्रतिरोध सब एक जगह मान ले, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है? R1 दिया है, तो R1 मान लिया। अब बाह्य प्रतिरोध क्या है? R2, ये बाह्य प्रतिरोध कितना है? R2। ध्यान देंगे भाई, पूरा ये क्या आ गया? इक्विवेलेंट सेल आ गया। इसे हम क्या बोलेंगे? समतुल्य सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया R1 आंतरिक था और R2 क्या था? बाह्य था। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी होता है। अच्छा, सेलों का श्रेणी क्रम दिया था, जब श्रेणी क्रम संयोजन दिया है तो श्रेणी क्रम संयोजन में याद कीजिए लोग, ये जो ई होता है, ई का मान क्या होता है? एन ई होता है। मान ये प्रत्येक सेल का EMF ई था, तो ये पूरा ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट एन ही हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? R प्लस आर एन हो जाएगा एन आर। ओके, जहाँ आर क्या है? एक सेल का प्रतिरोध, मान एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो एन आर हो जाएगा, एन इंटू स्मॉल आर। ओके, तो बोला गया इसमें सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी होता है जब, ऐसा कुछ कंडीशन दिया है R1 R2 में। अच्छा इसे बताइए, ये उपयोगी कब माना जाएगा? तो कोई भी सेल बेहतर काम कब करता है? जब उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो, तो हम चाहेंगे आंतरिक प्रतिरोध कम हो। तो ऑप्शन ए दिया है कि R1 के आंतरिक प्रतिरोध इसके बराबर हो, बी दिया है R1 ज़्यादा हो, सी दिया R1 कम हो। तो ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। R1 जितना कम रहेगा उतना ही बेहतर काम करेगा। R1 मतलब आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही सेल अच्छा काम करेगा, यानी ज़्यादा विद्युत धारा सप्लाई करेगा। कैसे? तो या चीज़ आप इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे? जब इसमें धारा का मान निकालेंगे ना, उसमें इसका जो प्रतिरोध है कहाँ आएगा? बट्टा के नीचे आएगा। तो जब नीचे वाला चीज़ कम होगा तो धारा का मान, ऐसे मान लीजिए आई बराबर यहाँ पर बट्टा में कुछ चीज़ है, जब इसका मान कम तो इसका मान बढ़ेगा। तो हम चाहेंगे धारा का मान बढ़े, तो धारा का मान बढ़ाने के लिए आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक करने का। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R है, ध्यान देंगे संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, तो हमने पढ़े लो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा होता है। संतुलित बोल दिया है, नहीं बोला होता तो अभी आप देख सकते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर की बात किया है, इसके जी मान लेते हैं, और ये क्या है? सेल या बैटरी है। चलिए ऐसा कुछ दिया है, तो बोला कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रत्येक भुजा और धारामापी का प्रतिरोध R है, इन सभी का प्रतिरोध R है। लीजिए, और इसका भी प्रतिरोध क्या है? R है। ठीक है, तो बोला बैटरी को जोड़ने वाली सिरा, तो बैटरी को जोड़ने वाला सिरा एक ये है और एक ये है, यही ना दो सिरा बैटरी को जोड़ रहा है, के बीच कुल प्रतिरोध क्या है? इन दोनों पॉइंट के बीच का कुल प्रतिरोध, यानी हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है।
क्या संतुलित है? और नहीं भी बोला होता तो अब निकाल लेते तरीके से आर इंटू आर है, दोनों बराबर नहीं होगा। जैसे देखिए इसका अनुपात 1 आएगा, इसका भी अनुपात 1, यानी संतुलित है। तो जब संतुलित होता है तो बीच वाला काम नहीं करता है। अब हमें इतना का समतुल्य प्रतिरोध निकालने कुछ ऐसा बन गया, ये और नीचे ये और ये, हमें इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो ये आर और आर मिले क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2r और नीचे भी क्या हो जाएगा 2r। अब ये दोनों समांतर आ गया, समांतर क्रम में, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा 2r/2, यानी आ जाएगा r। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक मिनट, चलिए एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। एन समान प्रतिरोधक है पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या है? सब बताइए, अधिकतम प्रतिरोध कब मिलेगा, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और न्यूनतम कब मिलेगा, जब समांतर क्रम में। तो हमें किसका अनुपात निकालना है, आर मैक्सिमम बटा आर मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब श्रेणी क्रम में हो। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो यहाँ बोला गया है एन समान प्रतिरोधक। तो मान लीजिए प्रत्येक का प्रतिरोध हम मान लेते हैं आर, तो एन प्रतिरोधकों को, यानी आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, एन आर होगा। और समांतर में जोड़े तो क्या आएगा, आर बटा एन होगा। ये आर आर खत्म, ये ऊपर एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी एन स्क्वायर आएगा। तो एन स्क्वायर एन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी करो। ओके, चलिए यदि थोड़ा सा सेंस लगाएं तो ये तो कंफर्म है, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल करेंगे। क्यों करेंगे, इसमें बोला है अधिकतम और न्यूनतम। तो जब अधिकतम बटा न्यूनतम करेंगे तो उसका मान 1 से बड़ा ही होगा। तो ये दोनों तो बोल रहा है कि 1 से छोटा। तो ये दुगो में यदि आप नहीं भी पढ़े तो थोड़ा सोच देते तो क्या होता है, ये दुगो में से कौन टिक करता है, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर बी होगा, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करने आपको आना चाहिए। उससे क्या होता है ना, कुछ ऑप्शन कम हो जाते हैं और सही होने की संभावना क्या होता है, ज़्यादा होता है। नहीं पता रहने पर भी क्या होता है, कुछ ऑप्शन जब हटते हैं तो गेस करना थोड़ा कम ऑप्शन में क्या होता है, आसान होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोधकता रो है तब। तो हम लोग पढ़े R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। कहीं दिया है, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में रो का बात किया है। तो रो का मान कितना दे दिए यहाँ पर, R इंटू A बटा L, ये आ गया रो। तो RA/L, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, विभवमापी प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने में। बिल्कुल किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, ये भी सही बात है। सी दिया ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल, अच्छा ई विद्युत वाहक बल, हालांकि एप्सिलॉन ही लिखा है, वाहक बल के एक स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध R से संयोजित किया जाता है, R पर वोल्टता होगा। ध्यान देंगे, इसमें क्या दिया गया, एक सेल का बात किया था, यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है, इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लिया हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल दिया है E, आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया, आंतरिक प्रतिरोध R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R आ गया। तो बोला गया है ना R पर वोल्ट, यानी आपको यहाँ का वोल्टेज निकालना है, इस दोनों सीटों के बीच वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज को क्या, V क्या लिखा गया है, V एक्सटर्नल लिखा है, यानी V जो भी है इसका मान निकालना है। ओके, अब तो विभवांतर का मान निकालना है, V, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है, IR। अब इसमें धारा इधर से नहीं जाएगा I। अब ध्यान देंगे, जहाँ का विभवांतर निकालना है वहीं का लेंगे धारा, वहीं का लेंगे प्रतिरोध। तो ये धारा I, तो यहाँ भी धारा कितना होगा, I होगा। तो धारा तो ठीक है I, अब R, तो R दिया है तो R, तो हो गया IR। तो ऑप्शन में देखो ये I दिया है, नहीं दिया है ना, इन हमें I खोज कर लाना पड़ेगा। तो चलिए I लाते हैं। तो हम लोग I का फॉर्मूला क्या पढ़े लोग, तब I क्या है, ये I किसका है, पूरा सिस्टम का धारा है। तो पूरा सिस्टम का धारा निकालना है, तो पूरा सिस्टम का EMF लेंगे, तो कितना है E है तो E, अब बटा में पूरा सिस्टम का प्रतिरोध। तो बताइए R और R श्रेणी क्रम है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R प्लस R, और इंटू में कितना गया R। तो सभी ऑप्शन में E पहले दिया था, काम करते हैं E को यहाँ कर देते, इसे हमेशा ले सकते हैं R बटा R प्लस R। किसी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी टी करेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया, एक और तरीका क्या हो सकता है, तो आप लगा सकते हैं किरचॉफ का लूप नियम। क्वेश्चन देखिए क्या दिया यहाँ पर, किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर, 2 एम्पियर यानी I का मान कितना दिया, I का मान 2 एम्पियर 5 मिनट, यानी T का मान कितना दिया है 5 मिनट। तो 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य, W का मान कितना दिया है 1200 जूल।
सेल का विद्युत वाहक बल निकालना, यानी हमको V का मान निकालना है, क्योंकि विद्युत वाहक बल विभवांतर सेम होगा। ये चेंज कब होता है, विद्युत वाहक बल विभवांतर चेंज कब होता है, जब उसका आंतरिक प्रतिरोध, इसमें कोई आंतरिक प्रतिरोध का बात किया गया है, नहीं किया गया है ना, यानी V भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़े भी थे लोग, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है उसका EMF विभवांतर के बराबर होता है, यानी जो वोल्टेज वो सप्लाई करता है वो EMF के बराबर होता है। अब इतना डेटा दिया हमें V निकालना, अब बताइए कि सभी SI मात्रक में है, हमें तो SI मात्रक में आंसर चाहिए, ये वाला नहीं, तो चेंज करते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 6×35 यानी 300 सेकंड होगा। तो कितना समय दिया है, 300 सेकंड। अब चलिए V निकालना है, W दिया है, तो चलिए तो W ऐसा बताइए, V का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q, पढ़े विभवांतर का फॉर्मूला W/Q। अब देखिए W, तो इसमें W दिया है, ठीक है, Q दिया नहीं दिया है ना, I और T दिया है, तो Q बराबर क्या होता है, I × T, तो Q हम लिख सकते हैं I × T, यहाँ W है तो W, तो Q को लिख दिया I × T। अब देखिए W का मान कितना दिया, W का मान 1200, तो 1200 बटा में क्या है I, तो I का मान कितना दिया, I का मान 2, तो 2 × T का मान कितना दिया है 300, तो 300, तो कितना आएगा, 00 कैंसिल, 3 चौका 12, 2 दूना 4, यानी 2 आएगा, कितना आएगा 2, तो 2 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, CT करना। ओके चलिए चलता है अगले क्वेश्चन पे, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर गतिशीलता का SI मात्रक है। अब गतिशीलता क्या होता है, गतिशीलता तो इसका क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आरोपित विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों का क्या होता है, अनुपात होता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड यानी VD अब बटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए इसका मात्रक निकालना VD, तो VD का मात्रक क्या हो, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर अब बटा में सेकेंड लिख दें, और E का मात्रक, तो E का मात्रा से सभी ऑप्शन में वोल्ट दिया है ना, तो हम लोग पढ़े थे E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है, अब वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है, इसलिए वोल्ट पर मीटर, तो यानी बटा में मीटर, तो ये क्या हो ऊपर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अब बटा में हो जाएगा सेकेंड इंटू वोल्ट, सेकेंड इंटू वोल्ट, तो मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा A 80 कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सब्जेक्टिव शुरू होता है, 70 क्वेश्चन आते हैं, तो 70 क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा हो गया। अभी 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 10 प्रश्न का उत्तर देना था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग 10 क्वेश्चन का आंसर पूरा परफेक्टली लिखे होंगे लोग। अब बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 6 में कितना लिखना होता है, 3, तीनों का आंसर आप बढ़िया से लिखे होंगे। चलिए इसी साथ क्लास को कंप्लीट करते हैं, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।